डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं आकृति चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर और व्यंजन। इसका एक भाग जिसमें हमने भाषा, व्याकरण और स्वर का परिचय प्राप्त किया है वह हो गया है। आज के कक्षा में हम हिंदी भाषा के अयोगवाह क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, हिंदी भाषा की व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे और हिंदी वर्णों को किस तरीके से लिखा जाता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं। इसकी स्वतंत्र गति नहीं होती है, ये ना तो स्वर के साथ में लिखे जाते हैं ना ही व्यंजन वर्ण के साथ में इनका योग होता है, इसलिए इन्हें अलग एक वर्ग में रखा गया है, इसीलिए इनका नाम अयोगवाह है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते, यानी कि कभी भी आप देखेंगे विसर्ग से कोई किसी भी शब्द की निर्मित शुरुआत नहीं होती है, तो इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये हमेशा स्वर के साथ में लगते हैं। जैसे अनुस्वार अगर है तो कोई भी हम जब शब्द लेंगे, कोई भी शब्द में अनुस्वार उस वर्ण के साथ में आएगा, अलग से इनकी कोई स्वतंत्र गति नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। व्यंजन वर्ण, जैसा कि आपने स्वर वर्ण को जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि वायु जो ध्वनि है वो वायु के बिना अवरोध के निकलती है, उसमें अवरोध की स्थिति नहीं पैदा होती है, और जब अवरोध नहीं होता है और तब जब ध्वनि निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण में ऐसा है कि वायु अवरोध होगा तभी जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर में अवरोध की स्थिति नहीं होती है और व्यंजन में अवरोध की स्थिति होती है। जब वायु अवरोध रुक करके गले जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वायु अवरुद्ध होती है, तब जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण बिना स्वर के सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते हैं। अब व्यंजन वर्णों में ये हैं और ये हैं, इनका हम अलग अलग से भी अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि ये स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं ये स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन? क्योंकि हमारे जो हिंदी भाषा है वो काफ़ी वैयाकरणिक है। उस एक ध्वनि जो कंठ से निकलती है, तो जितनी ध्वनियाँ कंठ से निकलती हैं उन सब ध्वनियों को एक वर्ग में रखा गया है। जितनी ध्वनियाँ तालु से निकलेंगी उनको दूसरे वर्ग में रखा गया है। इस तरीके से हमने वर्णों का एक वर्ग बनाया हुआ है, जिसके बारे में हम आगे की कक्षा में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार के कितने होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम व्यंजन वर्ण को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। मुख का कौन सा स्थान, किस स्थान पे वायु अवरुद्ध हुआ है, किस स्थान से उस ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, उसे उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहते हैं। और प्रयत्न, हमें उस ध्वनि को निकालने में किस तरीके के प्रयत्न करने पड़े हैं, या वायु कितनी निकली है, घर्षण कितना पैदा हुआ है, वो सारी चीज़ें इस प्रयत्न में आती हैं। देखते हैं कि
उच्चारण स्थान के तरीके से व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो उन उच्चारण स्थान के प्रकार से व्यंजन वर्ण के 5 कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग दिए गए हैं। और इसी में जैसे कंठ से हमारे कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं, उनको कंठ्य ध्वनियों के स्थान पे रखा गया है, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग और ह भी हैं। कंठ से कौन कौन से निकल रहे हैं? क, ख, ग, घ, अंग और ह। आप यहाँ पे ये चित्र भी देख रहे होंगे जिसमें आपको उच्चारण स्थान दिखाए गए हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकल रही हैं। जैसे कंठ, ये कंठ है, कंठ से ये सारे हैं। ये हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो कंठ से उच्चरित हो रहे हैं। तो उसमें कवर्ग है और ह है, आप इसका ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से तालु है हमारा, तालु से चवर्ग होते हैं, य होता है और श होता है। आप इस चित्र को अगर याद रखेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और ये आप अगर एक बार उच्चारण करके भी देखें अगर, तो उच्चारण अगर आप करते हैं, आपको ये हमारी जो देवनागरी लिपि, हमारी जो हिंदी भाषा है, वो काफ़ी व्याकरणिक है। आप अगर पढ़ें और करें, खुद से अभ्यास करें, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे आसानी से खुद से ही समझ सकते हैं और वो काफ़ी मनोरंजक भी होता है। आप खेल खेल में उसको समझ सकते हैं कि कंठ से कौन कौन सी निकलती हैं, क, ख, ग, घ, अंग और ह। उसी तरीके से तालव्य, तालव्य से कौन कौन से निकलते हैं? तो चवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जो चवर्ग हैं वो, और य और श, ये तालव्य से होते हैं। उसी तरीके से मूर्धा से हैं, मूर्धा से हमारे टवर्ग का उच्चारण होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसी तरीके से दंत से त, थ, द, ध, न और र और स, ये सारे मूर्धा से टवर्ग और श। उसी तरीके से दंत से तवर्ग और स, और ओष्ठ से पवर्ग। ठीक है, आप इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं और खुद के अभ्यास से भी इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये काफ़ी मनोरंजक होगा, आप एक बार प्रयास जरूर करें। अब देखते हैं हम प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न 2 तरीके के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न उन्हें कहते हैं जिसमें हमें ध्वनियों के उच्चारण के समय ही जो प्रयत्न करना पड़ता है, और बाह्य जब वो बाहर की तरफ से हो। तो अभ्यंतर प्रयत्न को 4 भागों में विभाजित किया गया है। विवृत, इसके बारे में जो हमने स्वर जब हम पढ़ रहे थे तो भी हमने विवृत के बारे में पढ़ा है, विवृत, संवृत, ये आपको याद होना चाहिए। स्पृष्ट, ईषत विवृत और ईषत स्पृष्ट। उसी तरीके से बाह्य प्रयत्न के वैसे तो 11 होते हैं भेद, लेकिन आपको यही 4 पढ़ने हैं। ठीक है, सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अब स्थान के आधार पे और प्रयत्न के आधार पर हम वर्णों का विभाजन देखेंगे, कौन कौन से वर्ण किस किस स्थान से उनका उच्चारण हो रहा है और उसमें कौन कौन से प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वह ध्वनि उत्पन्न होने से पहले जो हमारी पहले का जो कार्य होता है, जो वागिंद्रियाँ जो पहले के कार्य करते हैं, उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसमें आते हैं विवृत। विवृत में क्या होता है, जो हमारी वागिंद्रियाँ होती हैं, वागिंद्रियाँ इस चीज़ को कहते हैं जहाँ से हमारा उच्चारण होता है। तो वागिंद्रियाँ खुली रहती हैं इसमें, तो इसी कारण से वागिंद्रियाँ चूँकि खुली रहती हैं, इसीलिए सारे स्वर के समय जब हमने पढ़ा था तो उसमें
विवृत को पढ़ा था। अभी विवृत, स्पृष्ट, ईषत विवृत और ईषत स्पृष्ट भी पढ़ेंगे। तो ये हमारी वागिंद्रियाँ जिसमें खुली रहती हैं वो सभी स्वर में आते हैं। अब स्पृष्ट है, स्पृष्ट से ही स्पर्श शब्द बना है, तो जिसमें वागिंद्रियाँ बंद रहती हैं। आप जैसे उच्चारण करें ख में वागिंद्रियाँ खुल नहीं रही हैं पूरी, लेकिन आ जब बोलेंगे तो आपकी वागिंद्रियाँ पूरी खुल रही हैं। आप एक बार खुद से भी उच्चारण करके देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से खुद ही समझ में आएगा। तो जिनके उच्चारण में वागिंद्रियाँ बंद रहती हैं वो क्या होती हैं, वो स्पृष्ट होती हैं। और इसमें सारे स्पर्शीय व्यंजन यानी क से लेकर के म तक आते हैं और इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ईषत विवृत। ईषत जहाँ पे लग जाए ना, आप उसका मतलब थोड़ा समझिए, ठीक है। तो अब जिसके उच्चारण में वागिंद्रियाँ कुछ खुली रहती हैं, जैसे विवृत में पूरी की पूरी खुली हुई हैं और ईषत में क्या होगा, कुछ खुली रहेंगी, तो उसे हम ईषत विवृत कहेंगे। ईषत विवृत में जितने भी हमारे अंतस्थ वर्ण हैं, जैसे य, र, ल, व, वो आती हैं। अब विवृत है, विवृत में सारे स्वर हैं। इस बिंदु को आप थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। विवृत में सारे हैं तो उसमें सभी स्वर आ गए। और ईषत विवृत में क्या है कि थोड़ी मुख थोड़ा बंद रहता है, थोड़ा ही खुलता है। विवृत में पूरा खुलता है और इसमें थोड़ा खुला रहता है, तो इसमें ये आ गए। इसीलिए य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्ध स्वर कहते हैं। इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण रूप से विवृत नहीं है, लेकिन ये ईषत विवृत है, इसलिए इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे। और इस कक्षा से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इस कक्षा से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अगली कक्षा में उसका आपके जिज्ञासा को समाधान करने की कोशिश करूँगी, आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अब आते हैं ईषत स्पृष्ट पे। इस ईषत स्पृष्ट में क्या होता है कि वागिंद्रियाँ कुछ बंद रहती हैं। इसमें स्पृष्ट में क्या होता है, वागिंद्रियाँ बंद ही रहती हैं, लेकिन ईषत स्पृष्ट में क्या होता है, वागिंद्रियाँ कुछ बंद रहती हैं, इसलिए वह घर्षण करके जो है वह ध्वनि बाहर निकलती है, जैसे श, स और श। इसमें देखेंगे कि आप खुद ही अनुभव करेंगे कि इसमें वागिंद्रियाँ थोड़ी खुली रहती हैं और इसी कारण से ये घर्षण के साथ में यह ध्वनि निकलती है। अब आगे देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में देखते हैं। स्पर्श व्यंजन में ध्वनि जो है वह हमारे मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करने के बाद ही बाहर निकलेगी। जैसे कवर्ग में कंठ से निकलेगी, जो कि आपने पहले भी देख लिया, जो चित्र के माध्यम से जो मैंने आपको बताया था वो वही स्पर्श व्यंजन है कि आपका कौन सा मुख का कौन सा जो है स्थान जो है वह स्पर्श हो रहा है, उस स्थान के नाम पर ही इनके वर्गों का नाम पड़ा है। जैसे कवर्ग कंठ से हो जाएगा, चवर्ग तालु से हो जाएगा, टवर्ग मूर्धा से, तवर्ग दंत से और पवर्ग ओष्ठ से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के किसी भी स्थान को स्पर्श किया जाता है वह ध्वनि जो है उस स्थान के ही नाम से उस ध्वनि के वर्ग का नाम पड़ता है। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जब हम ईषत विवृत पढ़ रहे थे तब हमने यह पढ़ा था। और अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण है वह स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, यानी इसमें वागिंद्रियाँ जो हैं वो थोड़ी खुली रहती हैं। विवृत में पूरी खुली रहती हैं और ईषत विवृत में थोड़ी खुली रहती हैं। आप खुद उच्चारण करें, य,
र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिन्हें हम ईषत् स्पृष्ट भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन है जिसका उच्चारण जो है कुछ गर्म हवा के साथ में उनका उच्चारण होता है। जैसे हम श बोल रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक वायु की मात्रा बाहर निकलती है श बोलने से, तो उसे हम ऊष्म नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हवा उसमें थोड़ी गर्म हवा बाहर निकलती है, तो इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसमें यह 4 आते हैं, श, श, श और ह। अब देखते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, जब आप उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है मुड़ करके श्वास वायु को बाहर की तरफ फेंकती है। जैसे र, देखिए जीभ जो है आपकी वो थोड़ी सी मुड़ करके बाहर आती है, तो इसीलिए इसे उच्छिप्त कहते हैं क्योंकि जीभ थोड़ी सी मुड़ती है। और द्वित्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 तरीके से लिखे जाते हैं। यह आप बहुत अच्छे तरीके से इस उच्छिप्त व्यंजन को आप समझें, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो लिखने में यहीं पे गड़बड़ी करते हैं। और हम जो विषय पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण, इसका मकसद ये पढ़ाने का आपको मकसद ये है कि आप अच्छी तरीके से हिंदी भाषा को लिखना और बोलना सीखें। तो इसका 2 तरीके से प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है जैसे ढ, और ये नीचे बिंदी लगा करके, या फिर ड और र। जो जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है उसमें हल्का सा र का उच्चारण रहेगा। आप जब भी आपको उच्चारण करने में या पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिसके नीचे बिंदी है उसमें र का उच्चारण रहेगा, र। तो और एक बात और, ये इनसे कोई भी शब्द जो है शुरू हो सकते हैं, लेकिन इनसे नहीं होंगे, ये शब्दों के मध्य में ही आएंगे। ये हो गए या ये हो गए, शब्दों के मध्य या अंत में आएंगे। जैसे यहाँ पे है ढोल है तो ढ के नीचे बिंदी नहीं है, लेकिन गढ़ लिखा है तो इसके नीचे बिंदी है, और गढ़ का आप उच्चारण करके देखें तो उसमें र का कहीं हल्का सा उच्चारण आता है। उसी तरीके से डमरू ड हो गया, मुड़ना र हो गया। ठीक है। अब बहुत क्या करते हैं कि सड़क लिख देते हैं, सड़क नहीं होता, सड़क होता है, ये र होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं लुंठित व्यंजन क्या होते हैं। लुंठित व्यंजन र को कहते हैं। वो जीभ जो है हमारी वो मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद उच्चारण निकलता है, और आगे जो जीभ का जो अग्रभाग होता है वो थोड़ी कांपते हुए बाहर निकलता है। आप जैसे उच्चारण करके देखें, र में आगे की जो जीभ की जो अग्रभाग है वो थोड़ा सा थरथराहट के साथ में उस ध्वनि को निकालता है, तो इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में एक ही है, र। और इसी तरीके से पार्श्विक व्यंजन है जो कि ल है। पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ के दोनों ही साइड से हवा निकलती है। आप ल बोले तो जीभ का अग्रभाग ऊपर की तरफ जाता है, और दोनों जीभ के दोनों ही तरफ से हवा निकलती है, तो तब इसका उच्चारण निकल पाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पार्श्विक व्यंजन जो है वह ल है, और लुंठित व्यंजन जो है वह र है। और इस चीज़ का अगर आप प्रयास करें, ये खेल में भी आप सीख सकते हैं। आप अपने घर के बच्चों के साथ में या आप अपने दोस्तों के साथ में इसका अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो भी कुछ अच्छा सीखेंगे और आपका भी अभ्यास हो जाएगा। आइए अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। बाह्य प्रयत्न, जैसे बताया था कि आभ्यंतर प्रयत्न में क्या होता है कि वागिंद्रिय जब हम ध्वनि निकालते हैं, उस शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसको आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। वागिंद्रियों में जो शुरुआती हरकतें होती हैं उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो घर्षण और हवा की कितनी मात्रा हमारे मुख से निकल रही है, यानी ध्वनि के उच्चारण के बाद की स्थिति जो है वह बाह्य प्रयत्न में आती है। तो
बाह्य प्रयत्न वैसे तो बताया था कि 11 तरीके के होते हैं बाह्य प्रयत्न, लेकिन हमें कुल 4 ही अभी देखने हैं, जिसमें कि हैं सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो सघोष वर्ण क्या होते हैं? सघोष वैसे वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में हमारी वागेंद्रियों में कुछ कंपन हो, और अघोष में वह कंपन नहीं होता है। तो सघोष जो है वह कंपन के साथ में जिस ध्वनि का उच्चारण होता है उन्हें सघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन नहीं होती है उसे हम अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग जैसे हमारे वर्गीय व्यंजन हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, उसमें जो हमारे वर्ग हैं उनमें तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो होते हैं वो हमारे सघोष वर्ण होते हैं, और पहले 2 जो होते हैं वह अघोष होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और अंग। तो ये पहले जो 2 हैं क और ख ये अघोष में आ जाएंगे, और तीसरा, चौथा और पांचवा यह क्या हो जाएंगे? यह सघोष हो जाएंगे। उसी तरीके से अब देखते हैं अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। प्राण का मतलब होता है वायु, अल्प का मतलब हुआ कम। जिस ध्वनि के उच्चारण में हमारे मुख से कम मात्रा में वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, और जिसमें अधिक मात्रा में वायु निकले उसे हम महाप्राण कहेंगे। जैसे फिर से देखते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन क, ख, ग, घ और अंग को। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वह हमारा महाप्राण होता है, और प्रथम, तीसरा और पांचवा यह हमारा अल्प प्राण होता है। जैसे च वर्ग में देखें, च, छ, ज, झ, य। इसमें महाप्राण कौन कौन से होंगे और अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? तो अल्प प्राण होंगे च, ज और य। अल्प प्राण। और महाप्राण कौन कौन से होंगे? झ और छ। दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह महाप्राण होगा, और पहला, तीसरा और पांचवा यह जो है वह अल्प प्राण होगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। वर्णों को लिखने की रीतियाँ क्या होती हैं? वर्ण लिखे जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम मुफ्त तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन हम गड्ढा ऐसे क्यों लिखते हैं? आपने सोचा है कि इसका तो हमने आधा लगा दिया और इसमें हमने हलंत लगा दिया, यह क्यों हुआ? इसी चीज़ को समझने के लिए हम पढ़ेंगे कि वर्णों को लिखने की रीतियाँ क्या क्या होती हैं। वर्णों को लिखने की रीतियों में पहला देखेंगे हलंत रूप होते हैं। हलंत रूप किसी भी वर्ण में, जैसे फ के इसमें अगर हम हलंत लगाते हैं तो वह ऐसे लिखा जाएगा। यानी जब हमने व्यंजन वर्ण पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि जो भी व्यंजन होंगे अगर वह अपने वास्तविक रूप में लिखे जाएंगे या बिना स्वर के लिखे जाएंगे तो वो इस तरीके से लिखे जाएंगे। यानी इसके हलंत का मतलब है कि इसमें अ नहीं है। वह हम आगे और विस्तार से समझेंगे। दूसरा है मात्रा रूप, तीसरा है संयुक्त रूप। संयुक्त रूप में हम देखेंगे कि स्वर और स्वर संयुक्त होकर के क्या बन रहे हैं, स्वर और व्यंजन संयुक्त होकर के कैसे बन रहे हैं, व्यंजन और व्यंजन संयुक्त होकर के कैसे बन रहे हैं। यह तीन जो है, यह तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पे ज़रूर ध्यान रखेंगे। इस कक्षा को अगर आपने सही से
थोड़ा सा भी समझ लिया तो आगे आपको आगे की चीज़ें समझने में, चाहे वह संधि हो या फिर अशुद्ध शब्दों का चयन करना, वर्तनी हो, वो सारी इससे अब अगर आप यह कक्षा पढ़ लेते हैं ठीक से तो वो सारे आसानी से आप समझ सकेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हलंत रूप क्या होते हैं। जब हम व्यंजन वर्ण को उसके वास्तविक उसमें लिखते हैं तो वह हलंत रूप में लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ये है विद्वान, विद्वान हमने लिखा तो इसमें द बिना अ के है। अगर पूरा द होता तो उसको ऐसे लिखते। अगर हलंत लग रहा है इसका मतलब इसके यह व्यंजन का वास्तविक रूप है और इसमें हमने अ नहीं लगाया है, तो यह विद्वान। जब कोई भी व्यंजन जो है बिना स्वर के लिखा जाए यानी अपने वास्तविक रूप में लिखा जाए तो वह हलंत के साथ लिखा जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है मात्रा के रूप में, इस प्रकार से लिखे जाएंगे जैसे आ तो का, ये हो गया काम, ये हो गया काल। किला, किया, कील, कीमत। मात्राओं के रूप में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आता है संयुक्त रूप। संयुक्त रूप जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें जो दीर्घ स्वर जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि संयुक्त रूप उसमें काम करता है। जैसे यह दीर्घ है, यह दीर्घ है, तो ये अ और अ के मिलने से क्या बना, आ, तो यह इसका संयुक्त रूप है। अब स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के जब संयुक्त रूप होते हैं तो वह मात्राओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क और आ का अगर हम मेल करेंगे तो वह का बनेगा, और का क्या, ये चीज़ क्या है, यह इसकी मात्रा है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। व्यंजन और व्यंजन का जब मिल करके बनते हैं संयुक्त तो अक्ष में क और श का मिश्रण है, त्र में त और र का मिश्रण है, ज्ञ में ग और य का है। अब आगे देखते हैं कि शब्दों में संयुक्त रूप कैसे बनते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के शब्द हैं, वैसे तो 4 हैं, र भी हैं, तो लेकिन इसका अलग से हम देखेंगे इसे। पहले हम ये देखते हैं, हुक के आकार वाले जो होते हैं वो वर्ण हैं क और फ। ये दोनों में आप इधर देखेंगे, ये हुक की तरफ तरीके का, हुक के तरीके की आकृति है इसमें। तो इसका जब हम संयुक्त रूप करते हैं तो ये इसकी हुक थोड़ी सी कट जाती है, फ का करेंगे तो फ ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम मुक्त लिखते हैं, मुक्त, तो क और त ऐसे लिखते हैं। मुफ्त में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरी है खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं, जैसे हो गया म खड़ी पाई है, इसके साथ में खड़ी पाई है, त के साथ में खड़ी पाई है, प के साथ में खड़ी पाई है। तो जब हम इसका संयुक्त रूप बनाएंगे तो इसकी खड़ी पाई को हम हटा देते हैं। जैसे आप मम्मी लिखते हो, ठीक है, तो ऐसे लिखा हमने, तो इसमें जो खड़ी पाई है म की वो हट जाती है। या अंबेडकर लिखा है हुआ है जब हमने, तब उसमें खड़ी पाई म की जो खड़ी पाई है वो हट जाती है। अब दोलन आकार वाले में ट, ठ, इनके जब हम संयुक्त रूप बनाते हैं तो इनका हम क्या हटाएंगे, तो इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। आइए आगे हम इसे विस्तार से समझते हैं। ये आप हुक के आकार वाली जो हैं उनके लिए है क और फ। खड़ी पाई वाली जो वर्ण है म, त, ख, ब, इसमें हम क्या करते हैं, खड़ी पाई को, इनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। जो आगे का भाग है वह वैसे ही रहेगा। ब लिखेंगे तो ऐसे, ख लिखेंगे तो ऐसे, बस खड़ी पाई इनकी हट जाएगी। दोलन आकार वाले में जैसे छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ढ हो गया,
ह हो गया। इसके नीचे इनका जो हम संयुक्त रूप बनाते हैं जब इनका, तो इनके नीचे हम हल का चिन्ह लगाते हैं। अब आइए देखते हैं र वर्ण के संयुक्त रूप कैसे होते हैं। यह आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। जब दो व्यंजन में पहला व्यंजन आधा र हो तो अर्धचंद्र हो जाता है, जिसे हम रेफ कहते हैं। पहला जब आधा हो, यानी ये आप इसको अगर तोड़ करके लिखें तो आप क्या लिखेंगे, स प्लस अ प्लस र प्लस प प्लस अ। आप जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत काम करती है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि सर्प, तो पहला दो व्यंजनों के बीच में जब पहला व्यंजन आधा र हो तो, यानी कि प और र के बीच में यह र जब आधा होगा तो यह प के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दो व्यंजनों के बीच में जब दूसरा व्यंजन र हो तो वह क्र इस तरीके से आ जाएगा। जैसे क्रम हम लिखते हैं तो यह क आधा रहता है, र पूरा रहता है। इसमें क्या है, र आधा है, ठीक है। तो इसमें हम ये क्र लगा देते हैं, ये हमारी एक तिर्यक रेखा लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे भ्रम, तो ये तिर्यक रेखा लग जाती है इसके। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ट ठ और ड जो बताया था कि जो दोलन आकृति के जो शब्द होते हैं उसमें अगर र का संयुक्त रूप बनाना होता है तो ऐसे बना देते हैं ये। और जब र के बाद में कोई भी र शुरू में हो और कोई भी उसके बाद अगर स्वर आ रहा हो तो वह र पूरा लिखा जाएगा। जैसे राम, रईस, ये तो सामान्य शब्द हैं, लेकिन जब इनके हम संयुक्त रूप बनाते हैं तो हम या तो रेफ में बनाते हैं या तिर्यक रेखा में बनाते हैं या ट्र में बनाते हैं। ये आप इसका ध्यान रखेंगे। आप पंचमाक्षर देखते हैं कि पंचमाक्षर लिखने के क्या नियम होते हैं। हमने जब स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें अनुस्वर और अनुनासिक के बारे में पढ़ा था, और उस समय हमने देखा था कि पंचमाक्षर को लिखने की विधि जब जानेंगे तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब पंचमाक्षर से पहले वाले अक्षर के साथ कोई समान वर्ग का व्यंजन नहीं आता है तो पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार होता है। लेकिन दूसरे में जैसे गंगा हमने लिखा है तो गंगा यह कौन सा वर्ग है, तो कवर्ग का है। कवर्ग में ग आता है ना, तो गंगा जब लिखेंगे ये भी वही वर्ण है, ये भी वही वर्ण है, तो गंगा को हम ग, अंग हलंत और ग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे चंचल, च है फिर च है, तो इसमें च का जो चवर्ग का जो पंचमाक्षर है वह लिखा जा सकता है। मंद, द है, द का पंचमाक्षर लिखा जा सकता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब मैंने इस कक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जो आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो सके तो अच्छी बात है, अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे कृपया कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर समाधान करने की कोशिश करूँगी मैं उसका। अब अगर आपको इस विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहिए तो यह किताब आप पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज की कक्षा से संबंधित अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर संभव कोशिश करूँगी कि आपके समस्याओं का मैं निराकरण कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः